हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम यहाँ पर आर्यभट्ट कोचिंग में लेके आए हैं आपके लिए बोर्ड और नीट जेई के लिए टेस्ट सीरीज, जिसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं चैप्टर वाइज। और आपने को पता है कि राजस्थान बोर्ड के अंदर अभी बोर्ड के पैटर्न में बदलाव हो चुका है, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस 18 क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एमसीक्यू वाले आएंगे। ठीक है, तो अब पूछे जाएंगे 50% तक न्यूमेरिकल्स। जैसा कि ये वेटेज आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा ब्लूप्रिंट आ चुका है बोर्ड का। और हमें पता है कि यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने 16 है, फिलिंग द ब्लैंक्स 10, शॉर्ट आंसर 8 क्वेश्चंस। ये सब क्या है, एमसीक्यू पे बेस्ड है। और इन्हीं क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एमसीक्यू। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है विलियन। विलियन चैप्टर में पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 1 मोल ए जिसका पी नोट है, पी नोट क्या होता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, वो 150 टोर है। और 2 मोल बी है, ये कितने मोल है, 1 मोल। और ये कितना है, इसका पी नोट भी है 240, और ये कितना मोल है, 2 मोल। ठीक है, तो ये पूछा है कि इसका जो कुल वाष्प दाब है वो 200 टोर है। क्या ये 200 टोर है या नहीं है? तो हमें पता है राउल्ट्स के नियम से पी टोटल इक्वल टू होता है पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। तो पी नोट ए कितना दिया हुआ है, पी नोट ए दिया हुआ है 150, और काई ए क्या होता है, मोल बिन, ए का मोल बिन, ए का मोल बिन कितना होगा 1/3 प्लस पी नोट बी कितना दिया है 240, और इसका मोल भिन्न होगा 2/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 50 और ये 80 के आसपास, तो 150 प्लस 50 आएगा 210। अब हमारे राउल्ट्स के नियम से तो आ रहा है ये 210, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 200। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन यानी कि ऋणात्मक विचलन है, 210 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 200। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ सकता है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो इसमें क्या आंसर होगा, सेकेंड आंसर। पहले आप क्वेश्चन को पोज करेंगे, क्वेश्चन को पोज करने के बाद खुद आंसर निकालेंगे, आंसर निकालने के बाद आप खुद डिसाइड करेंगे, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है कि 0.1 m जलीय विलयन में सबसे कम हिमांक होगा। तो हम पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव यानी अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म में पता है कि हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। मतलब क्या है, अवाष्पशील विलय डालने पर हिमांक में क्या होता है, अवनमन होता है। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला होगा K2SO4, सोडियम क्लोराइड होगा NaCl, यहाँ पर ये यूरिया होगा और यहाँ पर ये ग्लूकोज होगा। तो आपको पता है ये एक विद्युत अपघट्य है जो 2K प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा, NaCl भी Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, यूरिया नहीं टूटेगा, ग्लूकोज भी नहीं टूटेगा। तो किस 0.1 m जलीय विलयन में सबसे कम हिमांक होगा? तो हिमांक में अवनमन होता जाएगा, और सबसे ज्यादा हिमांक में अवनमन होगा पोटेशियम सल्फेट में, क्योंकि ये एक आयन कितने में टूट रहा है, 3 आयनों में टूट रहा है। तो वांटा फैक्टर, वांटा गुणांक के अनुसार यहाँ पर आयनों की संख्या 3 गुनी हो जाएगी, और इस वजह से हिमांक में अवनमन इसमें सबसे अधिक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड में, और जेई में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म सांद्रता पद से मोलरता से जुड़ा हुआ है? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, बोर्ड में आने के चांसेस इसके। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन फॉर्मूला होता है डेल्टा P/P1 नॉट इक्वल टू काई बी। तो यहाँ पर मोलरता से नहीं जुड़ा हुआ है। पराशरण दाब का फॉर्मूला है पाई बराबर ICRT। आई क्या है यहाँ पर, वांटा गुणांक, सी क्या है, सांद्रता। सांद्रता को किस में लिया जाता है, मोलरता में। इसका मतलब मोलरता से जुड़ा हुआ है तो पराशरण दाब ही है। हिमांक में अवनमन, हम सही आंसर आने के बाद भी सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे कि वो गलत क्यों है। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू स्मॉल m आई। यहाँ पे स्मॉल m क्या है, मोललता, और यहाँ पर क्वथनांक गुणन डेल्टा TB इक्वल टू होता है IKB स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, यहाँ पर अगेन मोललता। तो मोलरता से संबंधित कौन है, पराशरण दाब। तो इसलिए यहाँ पर आंसर सेकंड आएगा, पराशरण दाब। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से 0.1 m जलीय विलयन में सबसे कम क्वथनांक होगा। अब क्वथनांक सबसे कम किसका होगा, जिसके क्वथनांक में उन्नयन सबसे कम होगा। यहाँ पर देखो ये वापस वही 2 में टूटेगा, 2K प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ पर वांटा गुणांक से अगर हम देखें
तो यहाँ पर इसका वांटा गुणांक अगर 100% आयनित होता है तो 3 आता है। NaCl भी टूटेगा, Na+Cl-। यूरिया ये नहीं टूटेगा, यानी ये इतना ही रहेगा, ग्लूकोज भी नहीं टूटेगा। तो अभी क्वेश्चन पूछा है कि 0.1 m जलीय विलयन में सबसे कम क्वथनांक होगा, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक तो इसका होगा, फिर इससे कम होगा, तो इसमें आंसर यूरिया और ग्लूकोज दोनों आएंगे इसमें आंसर, क्योंकि यूरिया और ग्लूकोज दोनों ही नहीं टूटते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें सबसे कम क्वथनांक पूछा है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि सबसे अधिक क्वथनांक होगा तो फर्स्ट आंसर आता, ठीक है, लेकिन इसमें कम क्वथनांक पूछा है तो अधिक क्वथनांक पूछता तो आंसर आता K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का युग्म हम समान ताप पर समपराशरी होने की उम्मीद कर सकते हैं? तो आपको पता है कि समपराशरी विलयन कब होता है? जब पराशरण दाब दोनों के समान हो, और पराशरण दाब का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, तो समपराशरी विलयन के लिए पराशरण दाब अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं पाई1 बराबर क्या है? पाई2, यानी C1RT इक्वल टू क्या है? C2RT। RT से RT कैंसिल हो गया, C1 बराबर C2, यानी दोनों की सांद्रताएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो यूरिया है, यूरिया तो टूटता नहीं है, लेकिन ये NaCl है, ये टूट जाएगा 2 आयनों में। NaCl टूटता है Na+Cl- में, तो यहाँ पर इसकी सांद्रता होगी 0.2। सांद्रता अलग अलग है, इसका मतलब समपराशरी नहीं हो सकते। यहाँ पर देखो आप 0.1 m यूरिया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 0.2 है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड टूटेगा Mg2+2Cl- में, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 0.6। यहाँ पर अगेन सांद्रताएं समान नहीं है। फिर देखो NaCl 0.1 m × 2, तो ये हो जाएगा 0.2, और सोडियम सल्फेट टूटेगा 2Na++SO4 2- में, यानी ये 3 आयनों में टूटता है, इसकी सांद्रता 0.1, और इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो 0.3। यहाँ पर 0.3 आ रहा है, यहाँ पर 0.2 आ रहा है, यानी कि फिर सांद्रताएं समान नहीं है। जब सांद्रताएं समान नहीं है तो समपराशरी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो कैल्शियम नाइट्रेट, अब कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो टूटेगा कैल्शियम 2+2NO3- में, यानी 3 आयनों में टूट गया, तो 0.1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 0.3 आएगा। यहाँ पर सोडियम सल्फेट भी 3 में टूटता है, 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 आएगा, यानी इन दोनों की सांद्रताएं समान है, अतः यह है समपराशरी विलयन है। हम इनके समपराशरण दाब समान होने की उम्मीद कर सकते हैं, यानी जिनकी सांद्रताएं समान है। यहाँ पर हमें वांटा फैक्टर का ध्यान रखना है कि वांटा फैक्टर से गुणा करके ही हम सांद्रताएं, क्योंकि वियोजन का केस है इसमें। इसका केस है वियोजन का केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ग्लूकोज की एक तनु विलयन का वाष्प दाब। ग्लूकोज का विलयन है, ग्लूकोज पानी में डला हुआ है, ग्लूकोज आपको पता है ना तो टूटता है ना ही जुड़ता है। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब दे रखा है आपको 750 mmHg, तो विलयन में विलेय का मोल अंश है। तो ये क्वेश्चन आया है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से। P1 नोड शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब होता है 180 m, और 180 m बराबर होता है 760 mmHg। हमारे पास फॉर्मूला है P1 नोट माइनस P1 नोट इक्वल टू काई-बी। काई-बी क्या है? विलेय का मोल अंश। तो P1 नोट है 760 माइनस 750 डिवाइड बाय 760 इक्वल टू XB। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो यहाँ पर 750 से 10/760, 0 से 0 कैंसिल होगा, 1/76, तो 1/76 हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 2 में। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऑप्शन में उसी तरीके से दिया हुआ है, तो 1/76 इसमें आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के चांसेस है, क्योंकि बोर्ड में भी ज़्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? MCQs। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य में Al2SO4 का होता है यदि 100% आयनित होता है? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में देना पड़ेगा, अगर नहीं देता है तो हम मान लेते हैं 100% कि जैसे वांटअप गुणांक का समान मान है। तो भाई देखो Al2SO4 का होल थ्राइज जो है वो टूटेगा 2Al3++ TSO4 2- में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए? 5। अब इनमें देख लो 5 में किस में टूट रहा है? K2SO4 2K+SO4 2- में टूटेगा, यानी यहाँ पर 3 में टूटेगा। K3FeCN6 ये एक संकुल यौगिक है, तो ये टूटेगा 3K++ FeCN का होल 6 3-, यानी टोटल संख्या कितनी होगी? एक तो ये ऋणायन है, 3 धनायन है, कुल कितने हो गए? 4। एल्यूमिनियम नाइट्रेट ये टूटेगा Al3+ 3NO3- में, तो यहाँ पर भी संख्या कितनी हो गई? 4। K4FeCN6 ये संकुल आयन जब टूटेगा 4K++ FeCN का होल 6 4-,
यहाँ पर देखो 4 तो K प्लस है और एक FeCN का होल 6 4 माइनस है, टोटल आयनों की संख्या कितनी आ रही है 5, जो कि एल्यूमिनियम सल्फेट में भी 5 ही है। इसका मतलब इसका वांटा गुणांक और इसका वांटा गुणांक क्या होगा, सेम होगा। अतः इसका आंसर क्या आएगा, 4th, K4FeCN6। क्लियर? तो आप पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट जो आता है जल के लिए मोलल हिमांक स्थिरांक, ये हमें वैसे भी याद होना चाहिए। हिमांक स्थिरांक केफ दिया हुआ है 1.86, इसलिए जल में 0.1 m NaCl, अब मोललता दी हुई है 0.1 m, लेकिन यहां पर बेटा NaCl दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों, NaCl, तो हिमांक होने की उम्मीद है। तो देखो यहां पर आपको NaCl दिया हुआ है और आपको पता है NaCl जो है वो टूटता है 2 में, Na प्लस और Cl माइनस। तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू स्मॉल m। आई कितना आएगा, 100% मान लेंगे हम NaCl को वियोजित, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2, क्योंकि NaCl किस में टूटता है आपका, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। KF दिया हुआ है आपको 1.86, मोललता आपको मोललता दी हुई है 0.1। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये आएगा 3.72 और फिर 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें आंसर आ जाएगा 0.372 डिग्री से। अब ये आपके पास में डेल्टा TF आया बच्चों, यहां तक तो आप सही कर देते हो क्वेश्चन को, पर गलती कहां पे होगी, आपसे पूछा है हिमांक, अब विलियन का हिमांक पूछा है आपसे, क्या पूछा है, विलियन का हिमांक। तो डेल्टा TF होता है TF नोट माइनस TF इक्वल टू 0.372 डिग्री सेल्सियस। TF नोट क्या है, ये शुद्ध अवस्था में विलायक का हिमांक, पर आपसे तो विलियन का पूछा है, तो शुद्ध अवस्था में विलायक का कितना होता है 0 माइनस TF इक्वल टू 0.372 डिग्री सेल्सियस। तो TF कितना हो जाएगा, माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब जो हिमांक है, पहले पानी का हिमांक था 0, अब वो घट करके कितना हो गया 372 डिग्री, यानी माइनस में चला गया। तो आंसर कितना आएगा, माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, आप लोग डेल्टा TF निकाल लेते हो, उसके बाद में TF नहीं निकालते। क्वेश्चन में आपसे TF पूछा है, ना कि डेल्टा TF। क्लियर है? तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम आंसर क्या दे रहे हैं। फिर आता है 9th क्वेश्चन, एक विलय X जब विलायक में घुल जाता है तो एक पंचतय बनाता है। पंचतय जैसे द्विलक होता है ऐसे ही पंचतय होता है, मतलब 5-5 के जोड़े बनाता है। तो संगुणित का केस है, किसका केस है, संगुणित का। तो विलय के लिए वांटा गुणांक, तो वांटा गुणांक का फॉर्मूला हो जाएगा वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या, वियोजन से पूर्व तो 1 थे, वियोजन के पश्चात कितने हो गए, वो 5 हो गए। तो 1/5 कितना आ जाएगा, 0.2। बहुत ही सरल प्रश्न, ठीक है। तो ये आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल होता है, सिर्फ आपको समझना होता है। 1/5 कितना आ गया, 0.5। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जल और एथेनॉल के स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक जल और एथेनॉल की तुलना में कम है। भाई देखो ऐसा है, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, जिनका क्वथनांक समान हो जाता है एक फिक्स कंपोजिशन पे, यानी एक फिक्स घटक पर। तो यहां पर कह रहा है कि कम है, मतलब न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कब होता है, जब धनात्मक विचलन होता है। ये हमें पता है कि जब राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन होता है तो क्वथनांक ज्यादा हो जाता है, और क्वथनांक ज्यादा हो जाता है, वो सॉरी वाष्प दाब ज्यादा हो जाता है तो क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए इसको न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण बोलते हैं। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सरल प्रश्न। आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा गलत है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा है। कौन सा गलत है, तो डेल्टा H मिक्स 0 होता है, ये सही बात है। डेल्टा U मिक्स भी 0 होता है, ये भी सही बात है। डेल्टा P प्रेक्षित माइनस राउल्ट के नियम से, यदि प्रेक्षित अणु वाष्प दाब और राउल्ट के नियम से वाष्प दाब दोनों सेम आ जाए और उनका अंतर 0 हो तो ये भी सही बात है। लेकिन डेल्टा G 0 नहीं होता। अब ये डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा, मिलाने के पश्चात गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब डेल्टा G हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे विलयन आदर्श हो या अनादर्श हो। नेगेटिव क्यों होता है, नेगेटिव का मतलब होता है स्वतः प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम होता है, चाहे आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श विलयन हो, दोनों विलयनों के लिए डेल्टा G का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो ये आंसर सही आएगा 4th, क्योंकि ये गलत कथन है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, और हम यहां पर इसी क्वेश्चन में, यहां पर सिंपल क्वेश्चंस इस चैप्टर के हम खत्म करते हैं।
तो आप इनको ट्राई करें और खुद से ट्राई करें, फिर पॉज करके वीडियो देखें। वीडियो देखने के पश्चात आप देखें कि उसमें आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इसमें इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन है, तो आपका कॉन्फिडेंस इससे इंक्रीज होगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको अच्छा लगता है तो आप और वीडियो देखें। धन्यवाद, थैंक यू।